हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आगे पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्यों? ठीक है सब, तुम सबका भी बढ़िया चल रहा है। देखो, आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानते हो? डेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है, ठीक है। वो है 22 फरवरी, है ना। हमारे पास बहुत सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्योंकि उधर छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूल की। जनवरी जनवरी में कितनी ठंडक पड़ती है ना। उस समय हमको पता है कि उस समय तुम सब क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, है ना। तो अभी हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैथ तो बढ़िया चल रहा है ना। तो आज होने वाला टॉपिक मोस्ट होने वाला है साइंस के लिए। साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, रासायनिक अपक्रियाएं, उसको आज हम पूरा अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। बाकी ये जो टॉपिक बचेगा उसको हम कल कल कवर कर लेंगे, है ना। और हमने जो टाइम बनाया है आज, तो हमने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है ना। बाकी कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, जिसमें प्रॉपर शेड्यूल आने वाला है मैथ और साइंस को लेकर के, कि कैसे हम मैथ और साइंस को एक महीने में कवर कर सकते हैं। बाकी उसके बाद अगले महीने में उसका रिवीजन चलने वाला है ना। और जो हैं हिंदी है, एसएसटी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, सारी चीज़ें होगा, है ना। प्रॉपर तरीके से 2 महीने में आपको सब कुछ रिवीजन करा, सब कुछ खत्म कर देना है आपका, है ना। तुम सब भी अब सीरियस हो जाओ, है ना। तुम सब भी सीरियस हो जाओ अब, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा है। जो भी 3-4 महीने ना, इसमें पूरा अच्छे से कवर करना है हमको, पूरा का पूरा हर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल लाइव आए थे, 2-3 लोग आए, बाकी सब आना जाना लगा रखे थे, इसलिए मूड खराब हो गया। लाइव आएंगे ही नहीं हम, है ना। चाहे तुम सबकी तैयारी हो चाहे ना हो, कभी तुम सब मैसेज करते ही नहीं हो कैसे लाइव आए हैं हम, है ना। आने को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, तुम सब ऐसे ही तैयारी करो, ऐसे ही पढ़ो। हम सोचते तुम सब पढ़ लो अच्छे से, लेकिन तुम सबको एक्टिव हो ही नहीं, तो कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। बाकी जो होता है मैथ के लिए भी, मैथ का जो वाला टॉपिक है उसके लिए भी अभी वीडियो थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ है समीकरण, है ना। जैसे कि चैप्टर से क्लियर है क्या होने वाला है इसमें, केमिकल रिएक्शन होने वाला है ना। और उसके जो होंगे कुछ इक्वेशंस, समीकरण, ठीक है, उस पर चर्चा होने वाली है। तो इसमें हम कवर करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैं। क्लियर तो सब कुछ करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा काम तो समझाना है। नोट्स को बनाना अपने अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। हम समझाने वाला काम कर देते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, कुछ परिवर्तन होते हैं, है ना, केमिस्ट्री में, है ना। जो परिवर्तन मुख्य दो रूप से होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, है ना। फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग इंग्लिश में बोलते हैं। फिजिकल चेंजिंग क्या होते हैं, है ना। अगर खास तौर से बात करें, है ना, जो फिजिकल चेंजिंग होता है ना, जिसको तुम दोबारा बना सकते हो। और जो कक्षा 8 में पढ़ा गया है, ऐसे टॉपिक पढ़ाया जाता है कक्षा 8 में, कि जिसको हम पुनः बना सकते हैं, है ना। अगर हम उसका जो वो करते हैं, उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर दें, है ना। खास तौर से एग्जांपल ले तो खास तौर से लिया जाता है बर्फ़ और पानी का एग्जांपल, है ना। पानी से बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ से पानी बन जाएगा, है ना। तो ये जो चेंजिंग होता है इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सेब है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, फिजिकल चेंजिंग। इसको हम दोबारा बना सकते हैं, कई बार बना सकते हैं, कई बार बिगाड़ सकते हैं। बट कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जो एक ही बार होते हैं, दोबारा नहीं होते हैं, है ना। फिजिकल जो चेंजिंग होता है उससे जस्ट अपोजिट हमारा केमिकल चेंजिंग होता है ना। उसमें जो चीज़ होगा, उसमें अगर फिजिकल चेंजिंग में जो चीज़, जो घटनाएं हो रही हैं, तो वो घटनाएं, वो चीज़ केमिकल चेंजिंग में नहीं होगा, है ना। रासायनिक अपक्रिया में नहीं होगा ऐसा। वो जस्ट उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। अगर इसमें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं भौतिक अपक्रिया को, तो रासायनिक अपक्रिया को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो केवल एक ही बार होगा। भौतिक में एक बार भी हो जाएगा, दोबारा भी हो जाएगा। ऐसे मान, हाँ, रसायन में केवल एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा, है ना। ऐसे मान लो जो लोहा होता है खुले छोड़ देते हैं, है ना। अब जो लोहा है वो रिएक्शन करेगा किससे, प्राकृतिक में जितने भी है ना, वो गलते हैं धूल के कारण, धुएं के कारण नमी रहती है ना, सूर्य की किरण पड़ती है, इन सबसे क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन जब करेगा वो जंग लग जाएगा उस पर, है ना। जंग जब लगेगा तो लोहे की जो है ना क्वालिटी खराब होने लगती है, तो दोबारा हम उसको नहीं वापस ला सकते हैं ना। आई बात समझ में। जो इंसान होते हैं, इंसान, बात करें जानवर इंसानों की, है ना, वो क्या होते हैं, केमिकल चेंजिंग होता है उनके अंदर। हमारे अंदर केमिकल चेंजिंग होता है, फिजिकल चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? ऐसे देखो, बात करते हैं केमिकल चेंजिंग की।
हमारी अवस्था क्या होती है, ढलती जा रही है ना। क्या हम दोबारा अपने चाइल्डहुड में जाना जा सकते हैं बचपन में? नहीं जा सकते हैं ना। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है ना। जो चीज़ एक बार हो रहा है वो दोबारा नहीं होगा, है ना। वो अलग बात है कि जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन जो हमारा एज जा रहा है वो दोबारा नहीं आने वाला है। तो क्लियर हो गया फिजिकल चेंजिंग क्या है और केमिकल चेंजिंग क्या है, पूरा क्लियर हो गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बट समझ लो ये जरूरी है ना। अगर तुम्हारे बुक के बारे में बात करें तो वो भौतिक परिवर्तन जो होता है फिजिकल चेंजिंग, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, है ना, परिवर्तित होते हैं। लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। ये जरूरी टॉपिक है ना। देखो जो भौतिक चेंजिंग होता है ना, उसमें जो पदार्थ है उसका शेप नहीं बदलेगा, शेप तो बदलेगा लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बदलेगी। पानी था, पानी से बर्फ बना, वो बर्फ भी तो पानी बन जाएगा, फिर क्वालिटी बदला उसका नहीं ना। बट लेकिन जो हमारा केमिकल चेंजिंग होता है ना, वो जब एक बार बदल गया तो दोबारा नहीं होगा, मतलब वो नया पदार्थ बनाता है ना। और उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कपूर की, कपूर जानते हो ना, कपूर वो बहुत तेज रिएक्शन करता है ना। कपूर को ऐसे तुम खुला छोड़ दो तो खत्म हो जाएगा रिएक्शन करके, क्या दोबारा कपूर बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो केमिकल, केमिकल क्या रिएक्शन कर रहा है, केमिकल होता है ना, चल रहा है ना। तो इतना समझ में आया ये। और जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कभी कभी अवस्था आकार भी बदल जाता है, कभी कभी नहीं बदलता है ना। और केमिकल चेंजिंग में पूरा पूरा शेप ही बदल जाता है, जब रिएक्शन करेगा पूरा पूरा शेप बदल जाएगा। तो इतना काफ़ी है फिजिकल और केमिकल चेंजिंग के लिए, है ना। लिखना क्या है, और अपनी भाषा में लिखना चाहते हो अपनी भाषा में लिख सकते हो कि भौतिक परिवर्तन ही परिवर्तन होते हैं जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो पदार्थ का गुण है वही रहता है, पानी है तो पानी ही रहेगा, इसका शेप चेंज कर सकते हैं बट इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजिंग ऐसा चेंजिंग होता है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई नया तत्व तो बनता है, उसमें नया तत्व तो नहीं बनता है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ दोनों, है ना। इससे गुण क्या है तो जानते ही हो, है ना। रासायनिक जो जो मतलब है कि रसायन विज्ञान के मतलब रासायनिक जो होता है केमिकल चेंजिंग, है ना। केमिकल चेंजिंग जो है हमारा, उसके गुण क्वालिटी सब बदल जाएंगे, बट फिजिकल चेंजिंग करने बदलने वाला है, भौतिक परिवर्तन करने बदलेगा। पहला गुण ये हो गया दोनों का, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ये रासायनिक अपक्रिया होने के अपकारक, ये तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस इतना जरूर है, चलते छोड़ते हैं। लिख के नहीं बताए, लिख के बता दें। चलो ठीक है, लिख के स्टार्ट करते हैं। लिखने वाली क्या बात, सब समझाने वाली बात है। आप रासायनिक अपक्रिया स्टार्ट करना, इसमें लिख के समझाएंगे, वो तो इसे टॉपिक था, इसे क्लियर हो गया, है ना। रासायनिक अपक्रिया देखो क्या होती है। अब ये मेन इस टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रासायनिक अपक्रिया इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। रासायनिक अपक्रिया, अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, देखो रासायनिक अपक्रिया जो होता है ना, उसमें कोई दो तत्व होंगे, है ना। उस दो तत्वों को मिलाकर कोई तीसरा तत्व बनाया जाएगा, ठीक है। और हमेशा रासायनिक अपक्रिया दो तत्वों के बीच होता है। अब अकेले किससे रिएक्शन करेगा, किसी से नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे के साथ रिएक्शन करेगा उसके लिए कोई दूसरा तत्व चाहिए होता है ना। रासायनिक अपक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, परिघटना ये छोड़ जान दो, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। अगर हम लेते हैं सी लेते हैं और वो ओ लेते हैं, है ना। सी क्या है, कार्बन, ओ क्या है, ऑक्सीजन, है ना। अब इन दोनों का जब हम रिएक्शन करेंगे, है ना, सी प्लस ओ, है ना, क्या बनता है हमारा, CO2 लेते हैं, है ना। ओ क्या है, दो बार है तो बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे, है ना। आई बात समझ में। अब ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके लिए क्या थे, दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, है ना। जरूरी क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो दो या दो से अधिक तत्वों के बीच, पदार्थों के बीच होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, है ना, जो ये जो दोनों तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के जो कण हैं,
जो परमाणु हैं वो रिएक्शन करते हैं, है ना। ये दोनों तत्व रिएक्शन नहीं करेंगे। अब देखो कोई भी तत्व हो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, और जो कण है वो कण क्या करेगा, दूसरे कण से रिएक्शन करेगा, तब जाके कोई तीसरा तत्व बनेगा, है ना। अब ये जो बना है केमिकल चेंजिंग के अनुसार बना है, रासायनिक अपक्रिया के केमिकल रिएक्शन के अनुसार बना है ना। केमिकल रिएक्शन क्या, अब सी ओ दोनों मिल गए, है ना, ये दोनों मिलकर के कोई नया गैस बना दिए, है ना। तो ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया। आज हम लेते हैं जल को, H2O ले लेते हैं, H+O, तो बनाते हैं H2O, है ना। यहाँ 2 लेंगे बैलेंस करने के लिए, H 2 बार है तो यहाँ 2H होना चाहिए, है ना। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, गैस है ना। जब इसका हम रिएक्शन करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा जल बनेगा। ये क्या हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है ना। इससे यहाँ सीखने को क्या मिलता है, इससे हमारे सीखने को ये मिलता है कि जब दो तत्व या दो पदार्थ क्रिया करते हैं तो कोई तीसरा नया तत्व बना सकते हैं, है ना। वो अगर गैस है तो लिक्विड भी बन सकता है ना, लिक्विड से गैस भी बन सकता है। आई बात समझ में, ये होता है रासायनिक अपक्रिया। क्लियर हुआ। और इसके लिए दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व चाहिए, एक तत्व का रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना, है ना। अब देखो, अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको देख लो, है ना। ये होता है अभिकारक, है ना, अभिकारक। दोनों क्या होते हैं, अभिकारक। बने क्या है, जल उत्प्रेरक, उत्पन्न हुए ना ये, अब क्रिया किए अभिकारक हो गए, उत्पन्न हुए उत्प्रेरक हो गए, है ना। जो लोग अपक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर, अपक्रिया उत्प्रेरक। आई बात समझ में। और ये जो रिएक्शन होते हैं तीव्र भी होता है मंद भी होता है ना। तीव्र कैसे, मान लेते हैं अब ये पानी ये बनाओगे ना तो तीव्र अपक्रिया है ना। ये भी रासायनिक अपक्रिया, केमिकल चेंजिंग ही हो रहा है। बट अगर हम लोहे को खुले स्थान पे छोड़ देंगे तो एक दिन में नहीं खराब होगा, कई दिन लग जाएंगे खराब होने में उसको, तो क्या होगा, मंद रिएक्शन। तीव्र, ये तीव्र है वो मंद हो जाएगा। क्लियर हो गया, 2-3 टॉपिक खत्म हो गए, है ना। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, है ना, पता चल गया। ये क्या है, अपक्रिया, अभिकारक, ये उत्प्रेरक, है ना। ये क्या किए हैं, रिएक्शन किए हैं ना, रिएक्शन करके उत्पन्न हुए हैं, तो क्या हो गया हमारा, ये रासायनिक समीकरण हो गया हमारा ये वाला, है ना। आया बात समझ में। अब ये हमारी जो अवस्था है, यहाँ ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं आ सकती हैं। इसके उत्प्रेरक के स्थान पे क्या बनेगा पता नहीं, है ना। और कुछ चीजें जानने के लिए तुमको जरूरी है, जो मुख्य 4 रूप से होती हैं, है ना। इधर पता चल गया अपक्रिया उत्प्रेरक, है ना। और इधर जो का जो अवस्था होगा भौतिक होगा वो, है ना। कहीं कहीं तुमको ऐसे रिएक्शन पे यहाँ डेल लिख देता है, डेल्टा, ये डेल्टा होता है, इसका मतलब गर्म किया जा रहा है, हाँ, है ना। और ये जो होता है हमारे जो है ना, ये चिन्ह जो है, ये क्रॉस तीर जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम योजक चिन्ह, है ना। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह होता है, मतलब ये जो दोनों यहाँ तत्व हैं, है ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ का तत्व बनेगा, है ना। ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब इधर ज्यादा है, जो जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, है ना। और एक ई वाला चिन्ह होता है, ऐसे होता है, और एक ऐसे होता है, मतलब यहाँ भी लागू हो सकता है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे हमारा ये मिल जाएगा, एच और ओ मिल जाएगा। इसका रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी रिएक्शन वाला ऊपर है, वापस से हम तोड़ेंगे तो फिर हमको यही मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये सारे चिन्ह होते हैं जो तुमको ध्यान रखने पड़ते हैं। ऊपर जब एरो होता है क्या होता है, गैस का, गैस है ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे एरो हो तो क्या है, ये लिक्विड का है, नीचे सॉलिड नीचे बैठ जाएगा, गैस ऊपर चला जाएगा, है ना। ये तीर लगा रहता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये हमारा रासायनिक समीकरण में होता है, रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक समीकरण में होता है। आई बात समझ में, हाँ नोट कर सकते हो। ये डेल्टा होता है, ये किसको क्या बोलते हैं,
मध्यम योजक उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है ये। ये अनुक्रमण, ये डेल्टा होता है, डेल्टा बोलते हैं इसको। ये जो होता है कि इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, है ना। और ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हो रहा है ना, आ रहा है ना, सो रहा है ना। ओ नो, नीचे चला गया। हम ही ने नीचे लिख दिया। लिख के क्या सकते हैं, पानी लिखे, जल लिखे। चलो अगला टॉपिक अब इसी में चल रहा है। अब देखो जो हमारे तत्व हैं, अभी तक वहाँ चार्ट लगा है ना, उसमें 118 तत्व हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हैं, है ना। और रिएक्शन कराने के लिए सुटेबल जो होते हैं गैस खास तौर से होते हैं, और लिक्विड भी होते हैं, है ना। बट ठोस का जब रिएक्शन कराना होता है तो उसके लिए हमको लैब में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस रिएक्शन तभी करेगा जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड फॉर्म में कैसे आएगा? जब हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, डेल्टा का वहाँ काम होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, 128 तत्व हैं, उनको उनके क्रम के अनुसार रखा गया, जिसको पीरियोडिक टेबल जो मॉडल ये में चल रहा है वो कक्षा 11-12 में जाके पढ़ोगे तुम, है ना। और शॉर्ट फॉर्म दिया गया सबको। ऑक्सीजन है तो वो बोल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 बोल दिया गया, है ना। मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया गया, हमको बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया, है ना। जिंक है, जिंक को क्या बोल दिया गया, जडियन बोल दिया गया, है ना। और क्या है, जल को भी H2O बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ये भी तुम्हारा लिक्विड है ना। तो ऐसे ही मतलब ये जो बनाए गए प्रतीक, जो चिन्ह बनाए गए हैं ना, ये बनाए गए ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो शॉर्ट फॉर्म में, है ना। सल्फर को S बोल दिया गया, ऑक्सीजन को बोल दिया गया, कार्बन को C बोल दिया गया। अब लिखेंगे कार्बन, कार्बन ये लिखना सही है कि C लिख दिए काम खत्म, C सही है ना। तो जो जिस तरीके से ये युग चल रहा है हमारा, जिस तरीके से टाइम चल रहा है, वो क्या शॉर्ट होता चला जा रहा है सारी चीजें, है ना। अब इससे शॉर्ट नहीं, एक अच्छे में कार्बन खत्म। तो प्रतीक चिन्ह में क्या है, ये है ना। हाँ ये जो सब पूछे थे ना, हाँ ये क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, देखो कंकाली रासायनिक समीकरण जो होता है ना, जो H2O लिखते हैं ना, H2O, है ना, इसको तोड़ दो तुम, H2O, है ना, H2+O, है ना। जब ये टूटेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। इसका कुछ खास यूज नहीं है ना। यहाँ हम उत्क्रमणीय का चिन्ह भी लगा सकते हैं ना, उत्क्रमणीय जो भी बताए हैं पीछे, है ना, क्योंकि इससे ये बना, इससे ये बना है ना। तो यहाँ उत्क्रमणीय का सिंबल भी लगा सकते हैं। क्लियर है ना। हाँ दोनों रिएक्शन होगा। अब समीकरण को संतुलित करने की बात आई, है ना। कोई भी चीज हो, मतलब हर एक चीज क्या चाहेगा, अपना संतुलन रखना चाहेगा कि हम संतुलित रहें, आराम से रहें, है ना। तो समीकरण को संतुलित करने के कुछ टिप्स होते हैं। टिप्स क्या होते हैं, दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इसमें से एक दो एग्जाम्पल समझते हैं ना। और मानते हैं वह समीकरण जिसके दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो, है ना। कोई भी समीकरण है उसके दोनों पक्ष बराबर होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे, कि समीकरण आपस में संतुलित है। जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं यहाँ समीकरण के लिए, देखो H2 है प्लस N2 है, दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या बन गया हमारा, रिएक्शन करेंगे बन गया NH3 अमोनिया गैस, है ना। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन, NH3 बन गया। वही तो संतुलित करना है हमको, है ना। सबसे पहली बात क्या है, H 2 बार है और यहाँ H 3 बार है ना। तो देखो संतुलित करने का मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ N 2 बार है तो यहाँ भी N 2 बार होना चाहिए। सबसे पहले हम इनको 2 बार कर लेते हैं, हो गया। अब ये 2 3 6 हो गया, 6 हो गया ये। तो जब ये 6 हो गया या 6 हो गया है ना, यहाँ 2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, संतुलित हो गया हमारा। इधर जितना है उधर इतना है ना। ये क्या हो गया हमारा, संतुलित, है ना।
ऐसा ही कब ये कभी चल रहा है। लिखने की उतनी आदत नहीं है ना अभी। समीकरण संतुलित करना, है ना, ऐसे संतुलित होगा। आयु क्लियर हुआ पैसे, है ना। और थोड़ा एक बड़ा टॉपिक के लिए चलते हैं, जैसे है एजी, AgNO3, NO3, NO3। अभी हम बताते हैं रिएक्शन कैसे होता है। प्लस Cu कॉपर है, क्या है, CuNO3, NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag आ रहा है, कोई बात नहीं, सब बड़ा वगैरह सब सही है। देखो रिएक्शन कैसे होता है इस बात को ध्यान दो, है ना। यहाँ Cu है, कॉपर है, यहाँ AgNO3 है ना। अगर हम देखते हैं इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है ना, और ये प्लस होता है, इसका एक पार्ट होता है तो उसमें माइनस होता है ना। तो ध्यान रखना, ये जो माइनस वाला पार्ट है ना, ये इसके प्लस वाले के पास जाता है, और जो प्लस वाला है ना, इसके माइनस वाले पार्ट पर, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस वाले पार्ट पे जाता है। ध्यान रखना, जब कोई दो चीज़ मिला हुआ है ना, तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। तो ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। CuNO3 का होल ट्वाइस हो गया, यहाँ Ag बच गया, Ag हो गया, है ना। बट लेकिन यहाँ NO3 कितना है, 6 बार है ना। तो यहाँ कितनी बार है, 3 बार ही है ना। तो हमको क्या 3 2 6 2 की कमी है कि नहीं कमी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 ये भी बढ़ गया, 2 Ag हो गया, लेकिन यहाँ एक ही बात है, यहाँ भी क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। बस खास तौर से तुम्हारा 2 जाना होता है, 4 6, बस इससे आगे नहीं जाता है। क्लियर हो गया। देखो क्या किया गया है, रिएक्शन कैसे होता है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, अगर इसके बगल में कोई हो तो माइनस में होता है ना। तो ये जो प्लस वाला इसके माइनस के साथ जाता है, ये माइनस वाले से प्लस के साथ जाता है ना। वो तुम्हारे यहाँ पूरा लिख के देगा, जब संतुलित करना हो तो पूरा लिख करके देगा तुमको, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई कहाँ क्या करना है ये नहीं पता रहेगा, और इससे हमको पता चलता है मल्टीप्लाई क्या करना है। 2 3 6 हो जाएगा, यानी NO3 6 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 3 बार ही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। हमको अभी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पूरा एक साथ है ना, तो हमको पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करते ये भी 2 बार हो गया, तो 105 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस हो गया हमारा। Cu एक बार, Cu एक बार है, हो गया संतुलित, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब कितना है, 13 है तुम्हारे होमवर्क में, जिसमें से हम 2 बता दिए हैं, एक थोड़ा बड़ा के लिए बता देते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा, सबसे लास्ट वाला, C6H12 O6 प्लस O2 आ रहा है उसमें। अभी जाएगा प्लस O2 हो गया, हाँ अभी ये हो गया। थोड़ा उधर से लिखना चाहिए हमको, नहीं कोई बात नहीं, इस बार लिखेंगे, इसके लिए ना इधर जाएंगे, सही है, आगे से। जब इसका रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ऊर्जा मुक्त हुआ है ना। अब देखो क्या करना है, C कितनी बार है, 6 बार है, और यहाँ ये 2 है ना, O कितनी बार है, 2 बार है, H 2 बार है, H यहाँ 12 बार है ना। तो C कितनी बार है यहाँ, 6 बार, तो सबसे पहले हम 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम एक को बराबर करेंगे, C 6 बार हो गया, है ना, C हमारा मैनेज हो गया, और 6 2 या 12, O कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, 6 से 2 8 ही हो रहा है ना। हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए। 6 में कितना जोड़ेंगे, 12 होगा, 6 जोड़ेंगे ना, यहाँ 2 है, अगर हम इसको 6 कर दें
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6 हो गया, यहाँ 6 6 6 क्या हो गया 12 हो गया। हमारा सी भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, है ना। H 12 है, एक मिनट अभी इसको नहीं करते हैं। H 12 है यहाँ ना, H 12 है और यहाँ 2 है, तो इससे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूना 12 और यहाँ 6 H हो गया, 6 अभी ओवर हो गया, जो 0 है ना 6 बार हो गया। हाँ O6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 12, 6 और 12 कितना हो गया 18। देखो यहाँ 6 दूना 12, O 12 बार हो गया और प्लस यहाँ O6 बार हो गया, यानी O18 हो गया। हमको यहाँ O कितनी बार मिल रहा है, यहाँ 6 2 8 ही बार मिल रहा है ना। अब किसकी कमी है 5 की, 10 की कमी है ना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 6 18 हो रहा है ना, 6 से करना पड़ेगा यहाँ, 6 2 12, 12 में 6 सेट करेंगे 18। और एक क्वेश्चन एक 2 नंबर से आते तुम्हारे लेकिन ये है 100% संतुलित करने के लिए देता है, इसको देख के चलना है ना, इसको देख के चलना। अगर यहाँ 6 है तो इसमें भी 6 होना चाहिए, यहाँ H 12 बार तो इसमें भी H 12 होना चाहिए, दोनों बराबर करना है। वहां से नोट करके सॉल्व कर लेना, पूरा संतुलित कर लेना समीकरण। ये हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो कई मॉडल से होती हैं, है ना। कई मॉडल में कभी कभी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, कभी कभी ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा अंदर जाती है। कभी कभी गर्म किया जाता है उसको, कभी कभी ठंडे में भी रिएक्शन हो जाता है, कभी कभी मीडियम ताप पे भी रिएक्शन हो जाता है। तो कौन कैसे रिएक्शन करता है इस पे लेकर के है कुछ टॉपिक, है ना। जो रिएक्शन होता है मुख्य 4 रूपों में होता है। पहला है योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संलयन अपक्रिया, है ना। ये क्या होता है, वे अपक्रिया जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, किन्हीं 2 को ले लें हम, जैसे H2O लिए थे हम, है ना, H2 ले लें, H ले लें प्लस O ले लें, यहाँ H2O बनेगा, है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 हम लिए हैं कण को, मतलब 2 तत्व को लिए हैं, इसका अपक्रिया हुआ क्या बना, एक तत्व बना। ये हमारा क्या होगा, संयोजन अपक्रिया या योजक अपक्रिया। बात सिंपल है, सेम बात सिंपल है। जब 2 हम तत्व को लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और उससे कोई एक तत्व बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा योजक या संलयन अपक्रिया हो जाएगा। आई बात समझ में। ये क्या था हमारा, ये भी हमारा गैस है, ये भी हमारा गैस है, ये क्या बन गया हमारा लिक्विड बन गया। आई बात समझ में ये। या फिर लेते हैं Na प्लस Cl, ये भी क्या बनेगा NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। आदत से मजबूर है आई बात समझ में। ये भी यहाँ तो था, एक यहाँ हो गया, एक भी क्या हो गया योजक, योजक ध्यान रखना हमको वहां से लिखना क्लियर हो गया पहला। दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया। एक 2 अब इसी में, है ना, इसी में ही ये जो है तुम योजक अथवा संयोजन अपक्रिया, इसी में 2 होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी होता है और एक ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ऊष्माशोषी मतलब जो ऊष्मा का अवशोषण करता है ना। ऐसे मान लेते हैं ये C है ना, प्लस O है ना, क्या बनेगा हमारा CO2 बनेगा, है ना। बट लेकिन कहा गया है वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, मुक्त होता है ना। अभी हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, करके देखो क्या है, गर्म है ना, तो वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना हमारा, क्या हो रहा है ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो क्या हो गया, उष्मा उत्सर्जन हो रहा है ना, उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई इसको। हालांकि इसमें दो लोग हैं, एक बन रहा है ना, योजक में ही आएगा, लेकिन उष्मा क्षेपी है, उष्मा का उत्सर्जन करने वाला उष्मा क्षेपी, है ना। क्लियर हुआ, प्रैक्टिकल भी करवा दें, गर्म हो रहा है ना। तो वे अभिक्रिया जिसको रिएक्शन होने पर हमको उष्मा का उत्सर्जन प्राप्त होता है, मतलब वो उष्मा को उत्सर्जित करता है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। ठीक है, उष्मा अवशोषी क्या होता है, ऐसे जो उष्मा का शोषण करता हो, जिसको उष्मा चाहिए, है ना, जिसको उष्मा चाहिए अपक्रिया के लिए। जैसे बात करते हैं, है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, N है प्लस O है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। जब इसका रिएक्शन करवाना हो, है ना, तो इसको हमको उष्मा देना पड़ता है ना। जब उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, NO, सोडियम नाइट्राइट। क्या देना पड़ेगा हमको, उष्मा देना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, यानी उष्मा देने पर, ताप देने पर। आई बात समझ में। जब हम इसको ताप देंगे तब जाके ये रिएक्शन करेगा, लेकिन जो ताप गया इसमें से वो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। खाना बनाते हो, ताप देते हो ना, चावल का पानी का रिएक्शन होता है, क्या दोबारा तुम उसमें से गर्म करके निकाल सकते हो उसको, नहीं ना। रिएक्शन, अब देखो जितने भी चेंजिंग हो रहा है, जितने, हाँ कुकर में बनाते हैं, किसी में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन दोबारा उसको तुम चावल बना सकते हो पहले के जैसे, पानी निकालने के बाद भी नहीं बनने वाला है ना। लेकिन क्या हुआ, उसमें रिएक्शन हुआ, चावल और पानी का रिएक्शन हुआ, जिससे वो तीसरा चीज बन गया, खाने के लिए हो गया, है ना। लेकिन उसको हम क्या दिए, उष्मा दिए हैं, उष्मा दिए हैं ना, लेकिन उसमें से उष्मा निकलेगा बाद में, हालांकि निकल के सब खत्म हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा दोबारा उसमें से निकलने वाला नहीं है ना। तो इसमें ये क्या हो रहा, हमारा केमिकल चेंजिंग है, हम चावल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे दाल पे भी अप्लाई होता है, दाल को भी उसमें दिया जाएगा पानी, और दाल को रिएक्शन करने के लिए जो भी नमक वगैरह डाल करके, है ना। तो वो जो रिएक्शन एक बार हो गया, जो एक बार चेंजिंग हो गई, वो दोबारा हमको नहीं मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, रासायनिक अपक्रिया है, केमिकल चेंजिंग है। अब फिजिकल चेंजिंग होता तो हमको वापस मिल जाता, है ना। तो आई बात समझ में, ये रासायनिक केमिकल चेंजिंग नहीं वापस मिलता है, वो तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन स्टार्टिंग में तो बताया है। तो हमको इसको क्या दिए, उष्मा दिए, गर्म किए हैं, इसको जो मिलेगा इसमें से उष्मा, इस उष्मा का क्या किया, शोषण किया है ना, उष्मा को अपने अंदर सोख लिया है। क्लियर हुआ, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों मिलकर के एक बना रहे हैं। तो ये जो है संलयन अपक्रिया का उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी, है ना। क्लियर हुआ, घर जाने के बाद रिवीजन कर लेना जरूर, क्लियर हो जाए। हाँ ये क्या है, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी है ना। ये उष्मा शोषी है। साइंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैथ में सॉल्व करना पड़ता है ना। 10 मिनट पढ़ाए तो अभी तक खत्म हो जाएगा चैप्टर ही सब कुछ है, जो सब कुछ सीखने वाले है। अब देखो, हो गया नोट। अब थोड़ा समझ लो, इसका जो अगला टॉपिक है, इसमें क्या था, संलयन हो रहा था, मिल रहा था, है ना। अब इसी को हम इधर रख दें तो टूट जाएगा, वियोजन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो वो वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, है ना। कहा जाता है ना, इसको हम जलीय विलयन में मिलाएं तो अपने अपने रूप में टूट जाएगा, है ना। कहने का मतलब इसका उल्टा, वो क्या जाएगा, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। अपघटन या वियोजन, इसका अपघटन करेंगे, है ना। अब देखो हमारा जल है, H2O जल है हमारा, है ना। जब उसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, वो क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो भाप क्या है हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो है, गैस ही तो है वो, है ना। तो क्या होता है, जब हम, है ना, हमारा H2O जल है, इसको हम गर्म कर रहे हैं,
गर्म करेंगे तो H और O में टूट जाएगा, है ना। तो एक चीज को गर्म करके दो चीज बना रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, यानी अपघटन हो रहा है, इसका वियोजन हो रहा है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, H को अलग कर दे रहे हैं, O को अलग कर दे रहे हैं। तो ये ऐसी जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अपक्रिया, है ना। ये क्या है, हमारा वियोजन अपक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इसको तुम चाहो बना के भी लिख सकते हो, है ना, अपने मन से। वे अपक्रिया जिसमें तत्वों को अलग अलग कर दिया जाए, या फिर उसका अपघटन, या फिर उसका वियोजन वियोजन कर दिया जाए, हाँ वियोजन कर दिया जाए, ऐसे तत्वों को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी लिख के समझा देंगे, बात खत्म। हाँ लिखना पड़ेगा, अब ऐसे एग्जाम्पल समझोगे तो आसान हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, अब ये तो गर्म करने पे हुआ ना, तो इसको हम क्या किए हैं, ताप दिए तब जाके हुआ है ना। तोड़ने की प्रक्रिया में हमको कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ेगा, है ना। चाहे उसको ताप दें, चाहे विद्युत अपघटन करें। विद्युत अपघटन मतलब समझते हो क्या होता है? अम्ल क्षार लवण के साथ क्रिया कराते हैं, खास तौर से विद्युत अपघटन में, है ना। विद्युत अपघटन चाहे अम्ल का घोल हो, चाहे क्षार का घोल हो, चाहे लवण का घोल हो, है ना। उसमें जब मिलाएंगे, है ना, वो जलीय विलयन होता है, उसमें मिलाने में क्या होता है, उसके जो कण होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। कह रहा है किसी विद्युत अपघटन अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयन में उसके गति अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत अपघटन में विद्युत का प्रवाह करने से, है ना। मान लेते हैं इसको, मतलब ये है ना, ये NO सोडियम नाइट्राइट है, इसको हम जल में डाल दिए, उसमें बिजली डाल दें, तो इसके जो यन अलग हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, है ना। और ये जली विलयन है वो अम्ल या क्षार का होना चाहिए। आई बात समझ में? विद्युत अपघटन ये है, किसके अनुसार, तोड़ने के अनुसार। तोड़ रहे हैं ना, इसको वियोजन कर रहे हैं ना, अलग कर रहे हैं ना, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। वियोजन मतलब अलग करना होता है, संलयन मतलब जोड़ना होता है। जब दो तत्वों को जोड़ेंगे तो संलयन होगा, एक तत्व को दो तत्वों में बांट देंगे, अलग कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। हिंदी में पढ़ोगे संयोग वियोग, है ना, श्रृंगार रस का। जब हिंदी स्टार्ट करें तब देखो कितना मजा आता है। आई बात समझ में? ये तो हमको मेन जानना है जो चीज़ें हैं, एक दो एग्जाम्पल भी जान लिए। विघटन के लिए क्या होगा, विद्युत मतलब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। विद्युत अपघटन एक प्रोसेस होता है जो किसी भी तत्व को अलग कर सकता है। अम्ल क्षार लवण तीनों में से किसी एक का हम जलीय विलयन में घोल करके घोल बना लेंगे, उसमें बिजली का प्रवाह करेंगे और उस तत्व को डाल देंगे जिस तत्व को हमको तोड़ना है, ऑटोमेटिक वो अलग अलग हो जाएगा। बस विद्युत अपघटन हो गया। दो तीन टॉपिक बचा है, क्या करें, क्लियर कर दे कि कल रख दें? चलो ठीक है, तुम कल पे डाल रहे हो ना, लेकिन हम अभी आज करने वाले हैं इसको, नहीं मैथ को, कुछ टॉपिक आज करेंगे। ठीक है, देख लेना। इसका भी डाल दे क्या? नहीं अब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इतना आज काफ़ी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी एडिट वगैरह करेंगे, बाकी ये है कि अगर क्लियर करेंगे ना तो 1 महीना बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर हम एक बार पढ़ लेना बढ़िया से तो हमको बिना पढ़ाए हम बस देखते जाएंगे, हमको याद आता रहेगा, बात खत्म। तो ठीक है, आप बस आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल तो ये चैप्टर क्लियर ही होने वाला है ना। 44 मिनट।